थी वो कच्ची सड़क किसी मरे हुए सांप की तरह बल खा रही थी। वहीं एक पुरानी एम्बेसडर कार के पहिए सूखे पत्तों को रौंदते हुए तेजी से आगे बढ़ रहे थे। कार के भीतर की खामोशी बाहर के सन्नाटे से कहीं ज्यादा डरावनी लग रही थी। तन्मय उस कार की पिछली सीट पर बैठा अपने फोन को बार बार देख रहा था, लेकिन हर बार उसके फोन की स्क्रीन पर नो नेटवर्क लिखा हुआ दिखाई देता था। शहर से महज 50 किलोमीटर दूर होने के बावजूद भी वो जगह जैसे दुनिया से पूरी तरह कटी हुई थी। तभी उस कार के ड्राइवर ने कांपती हुई आवाज में कहा, साहब, मैं अब अपनी गाड़ी और आगे नहीं ले जाऊंगा। वो देखिए, बरगद का पेड़ आ गया। हमारी सीमा बस यहीं तक है। उसने रियर व्यू मिरर में देखने की हिम्मत भी नहीं की। तन्मय ने झुंझलाकर सामने देखा। हेडलाइट की पीली रोशनी में एक विशालकाय बरगद का पेड़ किसी दैत्य की तरह खड़ा था, जिसकी जटाएं हवा में ऐसे झूल रही थीं जैसे वो फांसी पर लटके हुए मुजरिम हों। तन्मय ने अपना लैपटॉप बैग उठाते हुए कहा, अरे भाई, अभी तो 2 किलोमीटर और बाकी हैं। हवेली तक चलो, मैं तुम्हें 2 गुना किराया दूंगा। ड्राइवर ने मना करते हुए कहा, जान प्यारी है साहब, पैसे नहीं। फिर उसने गाड़ी रोकी और तन्मय के उतरते ही उसने गाड़ी ऐसे मोड़ी जैसे उसके पीछे कोई आफत पड़ी हो। पलक झपकते ही उस गाड़ी की लाल बैकलाइट्स अंधेरे में कहीं गुम हो गईं। अब वहां बस तन्मय था और वो सन्नाटा। जैसे ही तन्मय ने अपना बैग कंधे पर उठाया, एक अजीब सी महक ने उसे घेर लिया। वो महक इतनी तेज और नशीली थी कि तन्मय का सिर चकरा गया। ये रात रानी की खुशबू थी, बहुत ही मोहक। तन्मय ने तेजी से हवेली की ओर कदम बढ़ाए। अचानक हवा में एक अजीब सी ठंडक बढ़ गई थी। जंगल के पेड़ों से छनकर आती हवा ऐसा शोर कर रही थी जैसे कोई बहुत धीमे स्वर में दूर कहीं रो रहा हो। तन्मय एक आर्किटेक्ट था। उसे ईंट पत्थर की भाषा समझ आती थी, किसी वहम की नहीं। लेकिन फिर भी उसकी हथेलियां पसीने से भीग रही थीं। करीब 15 मिनट चलने के बाद जंगल थोड़ा खुला और उसे सामने वो हवेली खड़ी हुई दिखाई दी। चंदनगढ़ की हवेली। उस हवेली का ढांचा अंधेरे में भी किसी सफेद हड्डी की तरह चमक रहा था, बिल्कुल कुलधरा के खंडहरों की तरह। हवेली के आसपास के घर तो कब के मिट्टी में मिल चुके थे, लेकिन जैसे ये हवेली समय को चुनौती देती हुई सीना ताने खड़ी थी। तभी तन्मय को याद आया कि लोगों ने कहा था, यह गांव एक ही रात में पूरी तरह से खाली हो गया था। वो धीरे धीरे चलता हुआ हवेली के मुख्य द्वार पर पहुंचा। लोहे का वो जंग लगा हुआ गेट पूरी तरह जाम हो चुका था। उसने उस गेट को एक तेज धक्का दिया तो वहां एक छर्र की तीखी आवाज गूंज उठी, जिससे आसपास के पेड़ पर बैठे पक्षी फफड़ाकर उड़ गए। तन्मय हवेली के भीतर दाखिल हुआ। वहां आंगन में सूखी पत्तियों का ढेर सा लग चुका था। उसने अपनी टॉर्च जलाई और रोशनी सीधे हवेली के उस भारी भरकम लकड़ी के दरवाजे पर डाली। तभी उसे उस दरवाजे पर एक बड़ा सा लटकता हुआ ताला दिखाई दिया। तन्मय खुद को तसल्ली देते हुए बुदबुदाया, शायद केयर टेकर सो गया होगा। फिर उसने वो दरवाजा जोर से खटखटाया। कोई है? दूसरी ओर से कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ उसकी अपनी ही आवाज लौट कर आई। तन्मय ने अपनी जेब से चाबियों का एक गुच्छा निकाला जो उसे मुंबई में दिया गया था। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने ताले में चाबी डालकर घुमाई तो ताला खुल गया, लेकिन जैसे ही उसने वो दरवाजा पीछे की ओर धकेला, उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। दरवाजा खुलते ही भीतर से ताजा रात रानी के फूलों की महक का एक भभका बाहर आया, जैसे कोई अभी अभी वहां इत्र छिड़क कर गया हो। और उस घुप अंधेरे हॉल के ठीक बीचों बीच एक डाइनिंग टेबल पर मोमबत्ती जल रही थी। ये देखकर तन्मय की सांसें उसके गले में ही अटक गईं। उसने सोचा, ताला तो बाहर से बंद था और ये हवेली भी सालों से बंद पड़ी थी, तो फिर यहां अंदर मोमबत्ती किसने जलाई? वो सम्मोहित सा अंदर बढ़ा। मोमबत्ती की लौ स्थिर थी, बिल्कुल भी हिलडुल नहीं रही थी, जबकि बाहर काफी तेज हवा चल रही थी। जब वो उस टेबल के पास पहुंचा तो उसने देखा कि उस पर एक चाय का कप रखा हुआ था। उसने उस कप को छू कर देखा, चाय बिल्कुल गर्म थी। तभी तन्मय को अचानक यह महसूस हुआ कि हॉल के कोने में सीढ़ियों के पास अंधेरे में कोई खड़ा उसे देख रहा है। उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने झटके से टॉर्च उस ओर घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ दीवार पर टंगी एक पुरानी पेंटिंग थी, जिसकी आंखें सीधे उसी को घूर रही थीं। तभी उस जानलेवा सन्नाटे को चीरती हुई एक ट्रिंग ट्रिंग की आवाज आई। तन्मय उछल पड़ा। यह आवाज उसकी जेब में रखे मोबाइल फोन से आ रही थी। उसने कांपते हुए हाथों से मोबाइल बाहर निकाला।
स्क्रीन की नीली रोशनी ने उसके चेहरे पर जमा पसीना चमका दिया। उसने देखा अब भी उसमें कोई नेटवर्क नहीं था, लेकिन स्क्रीन पर एक नाम चमक रहा था, कॉल फ्रॉम रिया। यह देखते ही तन्मय का दिल जैसे धड़कना ही भूल गया। वो सोच में पड़ गया। रिया, उसकी मौत तो 6 महीने पहले एक कार एक्सीडेंट में हो चुकी है और उसका अंतिम संस्कार तो मैंने खुद अपने हाथों से किया था। फिर ये कौन है? फोन लगातार बजता रहा। फिर तन्मय ने डर और अविश्वास के साथ स्क्रीन पर अंगूठा स्वाइप किया और फोन कान से लगाया। दूसरी ओर से एक जानी पहचानी सी लेकिन बेहद डरी हुई आवाज आई, जिसे सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी गहरे कुएं के भीतर से आ रही हो। तन्मय, तुम आ गए? चले जाओ यहां से वापस। ये जगह तुम्हें यहां से वापस नहीं जाने देगी। फिर अचानक लाइन में एक अजीब सा शोर हुआ और वही आवाज सुनाई दी, लेकिन इस बार उस आवाज का स्वर बिल्कुल बदल गया था। अब वो रिया की आवाज नहीं लग रही थी, वो किसी और की आवाज थी, बेहद भारी और रसीली सी। मैंने तुम्हारे लिए चाय बनाई है तन्मय, ठंडी हो रही है। फिर फोन अचानक कट गया। तन्मय ने झटके से सामने देखा और सन्न रह गया। जिस कप को उसने अभी अभी छुआ था वो अब बिल्कुल खाली था और कप के किनारे पर ताजा लाल रंग की लिपस्टिक का निशान था। फिर ठीक उसी वक्त उसके पीछे कान के पास कोई फुसफुसाया, स्वागत है आपका हमारी हवेली में। तन्मय के पीछे मुड़ने से पहले ही अचानक उस हॉल का वो भारी भरकम दरवाजा अपने आप बंद हो गया। दरवाजा बंद होने की आवाज इतनी तेज थी कि जैसे उस समूची हवेली की नींव हिल गई हो। तन्मय ने तुरंत पीछे मुड़कर दरवाजे के हैंडल को पकड़ा और पूरी ताकत से उसे खींचते हुए चिल्लाया, खोलो, कौन है बाहर? लेकिन वो हैंडल हिला तक नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे लकड़ी के वो पल्ले एक दूसरे में वेल्ड हो गए हों। तन्मय ने अपने कंधे से दरवाजे को टक्कर मारी, लेकिन उस भारी भरकम सागौन की लकड़ी ने हिलने से भी इनकार कर दिया। तभी उस कमरे में एक और अजीब सी चीज हुई। डाइनिंग टेबल पर जल रही वो मोमबत्ती, जिसकी लौ अब तक स्थिर थी, अचानक फड़फड़ाई और बुझ गई। अब वहां बस घुप अंधेरा था। तन्मय की सांसें फूल रही थीं। उसने झट से अपनी टॉर्च जलाई। तभी रोशनी की एक पतली सी लकीर उस धूल भरी हवा में तैरने लगी। तन्मय चिल्लाया, कौन है वहां? तन्मय की आवाज जैसे उसके अपने कानों में ही अजनबी सी लग रही थी। तभी हॉल के दूसरे कोने से, जहां सीढ़ियां ऊपर अंधेरे में गायब हो रही थीं, फिर से वही आवाज आई। वही आवाज जो हूबहू रिया की आवाज जैसी थी। तन्मय, तुम मुझसे डर क्यों रहे हो? मैं यहीं हूं, खिड़की के पास। मुझे बहुत ठंड लग रही है, प्लीज खिड़की खोल दो। उस आवाज में इतना दर्द और अपनापन था कि तन्मय का तार्किक दिमाग एक पल के लिए सुन्न पड़ गया। रिया, ठंड! उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा और उसका शरीर अपने आप ही उस आवाज की दिशा में मुड़ गया। हॉल की बाईं ओर एक बड़ी सी कांच की खिड़की थी, जिसके बाहर बगीचे के पेड़ हवा में झूल रहे थे। तभी टॉर्च की रोशनी में उसे कांच के उस पार एक परछाई दिखी। लंबे बाल, वही कदकाठी और वही सफेद ड्रेस जो रिया ने उस दिन पहनी थी। तन्मय का गला सूख गया। वो मंत्र मुग्ध सा उस खिड़की की ओर बढ़ते हुए चिल्लाया, रिया! वो आवाज अब उसके और करीब थी। ये दूसरी बार था जब उस आवाज ने उसे पुकारा था। हां तन्मय, जल्दी करो, मुझे अंदर आने दो। तन्मय का हाथ खिड़की की सिटकनी की ओर बढ़ा। उसका दिमाग चीख रहा था कि यह नामुमकिन है। रिया तो मर चुकी है, लेकिन उसका दिल उस उम्मीद को छोड़ना नहीं चाहता था। उसकी उंगलियां बस उस ठंडी धातु की बनी हुई सिटकनी को छूने ही वाली थीं। तभी उस अंधेरे में कहीं से एक बर्फ जैसा ठंडा हाथ निकला और तन्मय की कलाई को कसकर पकड़ लिया और एक नई आवाज ठीक उसके कान के पास गूंजी, रुक जाओ! यह आवाज रिया की नहीं थी। यह काफी भारी और गंभीर थी, अधिकार भरे लहजे से भरी हुई। तन्मय ने झटके से अपना हाथ पीछे खींचा और टॉर्च उस ओर घुमाई तो रोशनी एक लड़की के चेहरे पर पड़ी। वो तन्मय के काफी करीब खड़ी थी। उसकी बड़ी बड़ी काली आंखों में डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी गहराई थी। उसने पुराने जमाने का गहरा लाल कुर्ता पहन रखा था और उसके खुले हुए बालों में ताजा रात रानी के फूलों की एक लड़ी गुंथी हुई थी। शायद वो महक जो तन्मय को बाहर महसूस हुई थी, वो इसी लड़की के बालों में लगे इन फूलों से उठ रही थी। तन्मय हकलाते हुए बोला, तुम? उस लड़की ने खिड़की की ओर देखे बिना ही कहा, उसे मत खोलना।
उसकी पकड़ अभी भी तन्मय की कलाई पर थी और उसका हाथ किसी जिंदा इंसान का नहीं लग रहा था। वो बर्फ की सिल्ली जैसा ठंडा था। तन्मय ने खिड़की की ओर इशारा करते हुए कहा, जहां वो परछाई अब भी खड़ी थी, वो रिया है। तब उस लड़की ने तन्मय की आंखों में झांकते हुए कहा, वो रिया नहीं है, वो निश्ची है। बंगाल के जादूगर उसे निश्ची डाक कहते हैं। वो रात की पुकार है। तन्मय ने उस लड़की से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, यह कैसी बकवास है। तब उस लड़की ने उसे चुप रहने का इशारा करते हुए धीमी आवाज में कहा, सुनो, हमेशा यह नियम याद रखना, निश्चित सिर्फ 2 बार ही पुकारती है। अगर वो एक इंसान होती तो वो तुम्हें तीसरी बार भी पुकारती। तन्मय सन्न रह गया। कमरे में एक गहरी खामोशी छा गई। वो दोनों खिड़की की ओर ध्यान से देख रहे थे। बाहर खड़ी वो परछाई अब हिलडुल नहीं रही थी। वो दोनों उसे काफी देर तक देखते रहे, लेकिन वो अब बिल्कुल चुप थी। उसने सच में तन्मय को तीसरी बार नहीं पुकारा। फिर वो परछाई धीरे धीरे धुएं की तरह बिखरने लगी, जैसे हवा ने उसे मिटा दिया हो। अब उस खिड़की के कांच पर सिर्फ भाप के निशान ही रह गए थे, जो किसी के पंजे के निशान जैसे लग रहे थे। तन्मय के पैर कांप रहे थे। वो वहीं जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और बोला, ये सब क्या है? उस लड़की ने नीचे झुककर अपनी लालटेन जलाई, जो उसने नीचे जमीन पर रखी हुई थी। लालटेन की पीली रोशनी में उसका चेहरा किसी पुरानी पेंटिंग जैसा सुंदर लेकिन उदास लग रहा था। उसने तन्मय की ओर देखते हुए एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, तन्मय जी, आपका चंदनगढ़ में स्वागत है। मेरा नाम अनन्या है और अफसोस कि आपने उस दरवाजे का ताला तोड़कर अपनी मौत को दावत दे दी है। तन्मय ने उसे गौर से देखते हुए पूछा, लेकिन तुम यहां इस वीरान सी हवेली में क्या कर रही हो? अनन्या ने उस डाइनिंग टेबल की ओर इशारा करते हुए कहा, जहां पर अब भी वो चाय का खाली कप रखा हुआ था। मैंने कहा था ना, चाय ठंडी हो रही है, लेकिन आपने पी नहीं। उसके मुंह से वो शब्द सुनते ही तन्मय को एक झटका सा लगा। उसने कहा, वो फोन तुमने किया था? अनन्या ने हंसते हुए कहा, मैंने नहीं, इस हवेली ने किया था। इसकी दीवारें सुनती हैं और यहां की हवाएं बोलती हैं। आप यहां हवेली ठीक करने आए हो ना, आर्किटेक्ट साहब? लेकिन जो चीज टूटी ही नहीं है, उसे कैसे ठीक करोगे? उसकी हंसी में सूखी पत्तियों जैसी सरसराहट की आवाज थी। तन्मय जमीन से उठ खड़ा हुआ। उसका डर अब गुस्से में बदल रहा था। उसने कहा, मुझे यहां से निकलना है, अभी और इसी वक्त। अनन्या ने अपनी लालटेन उठाई और उस कमरे में बनी उन सीढ़ियों की ओर जाते हुए कहा, जा सकते तो मैं आपको रोकती नहीं। बाहर वो छोटे शैतान जाग चुके हैं। अगर अपनी जान प्यारी है तो सुबह तक इस घेरे से बाहर कदम मत रखना। मेरे साथ ऊपर आओ, यहां नीचे वो आने वाली है। तन्मय ने हैरानी से पूछा, कौन? अनन्या सीढ़ियों के बीच में रुकी और पीछे तन्मय की तरफ मुड़कर देखा। लालटेन की रोशनी उसके आधे चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे उसका बाकी चेहरा काफी डरावना लग रहा था। उसने कहा, वही जिसने तुम्हारे लिए चाय बनाई थी, एक खूबसूरत यक्षिणी। तभी हॉल के उस कोने से जहां रसोई थी, किसी के भारी कदमों की धप-धप की आवाज आने लगी और साथ में वही सड़ी हुई लाशों की बदबू भी आने लगी थी। तन्मय के पास अब सोचने का वक्त नहीं था। वो तेजी से अनन्या के पीछे सीढ़ियों की ओर भागा। तन्मय और अनन्या सीढ़ियों पर बेतहाशा दौड़ रहे थे। उनके पीछे नीचे हॉल से भारी कदमों की धप-धप की आवाज आ रही थी। हर कदम के साथ पुरानी लकड़ी की सीढ़ियां कांप रही थीं। वो आवाज किसी इंसान के चलने की नहीं, बल्कि किसी भारी भरकम जानवर के रेंगने जैसी थी। तभी अनन्या ने घबराहट भरी आवाज में कहा, जल्दी ऊपर वाले कमरे की तरफ भागो। वे तेजी से भागते हुए पहली मंजिल के गलियारे में पहुंचे। गलियारा लंबा और संकरा था और उसके दोनों तरफ दरवाजे थे। भागते हुए तन्मय का पैर एक डीले फ्लोरबोर्ड में फंसते फंसते बचा। अनन्या ने उसका हाथ खींचा और बाईं तरफ के आखिरी कमरे में धक्का दिया। जैसे ही वो दोनों उस कमरे के भीतर पहुंचे, अनन्या ने तुरंत दरवाजा बंद किया और लोहे की भारी कुंडी चढ़ा दी। तन्मय हांफ रहा था। उसका दिल जैसे उसकी पसलियों को तोड़कर बाहर आने के लिए तैयार था। उसने हांफते हुए अनन्या से पूछा, वो क्या चीज थी? अनन्या ने अपनी उंगली अपने होंठों पर रखकर उसे चुप रहने का इशारा किया। कुछ पल के लिए कमरे के बाहर एक गहरा सन्नाटा छा गया, लेकिन तभी वहां एक अजीब सी सरसराहट की आवाज गूंज उठी। ऐसा लगा जैसे वो किसी के भारी कपड़ों के जमीन पर घिसटने की आवाज हो
और वो आवाज धीरे धीरे पास आती हुई उस कमरे के दरवाजे के ठीक सामने आकर रुकी। तन्मय ने अपनी सांस रोक ली। उसे दरवाजे के नीचे की दरार से एक गहरी काली परछाई दिख रही थी। फिर एक सूंघने की आवाज आई, जैसे कोई जंगली जानवर अपने शिकार की गंध ले रहा हो। तन्मय की पीठ दरवाजे से सटी थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उन लकड़ी के दरवाजों के दूसरी ओर कोई और भी है जो दरवाजे से सटकर खड़ा है। अब उसके और उस अनजान जीव के बीच बस 2 इंच की लकड़ी का फासला था। कुछ पलों बाद आखिरकार वो परछाई वहां से हट गई। फिर उसके कदमों की आवाज धीरे धीरे दूर होती गई और फिर वहां एक गहरा सन्नाटा छा गया। तन्मय वहीं फर्श पर ढह गया। पसीने से उसकी शर्ट उसकी देह से चिपक गई थी। तभी उसे एक कोमल स्पर्श महसूस हुआ। अनन्या उसके पास घुटनों के बल बैठी थी। उसने अपनी साड़ी के पल्लू से तन्मय के माथे का पसीना पोंछा। उस अंधेरे कमरे में अनन्या का चेहरा लालटेन की मध्यम रोशनी में किसी देवी की मूर्ति जैसा चमक रहा था। डर के उस माहौल में भी तन्मय उसकी खूबसूरती से अपनी नजरें हटा नहीं पा रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सा नशा था जो रात रानी की महक के साथ मिलकर तन्मय के होश उड़ा रहा था। अनन्या ने पूछा, आप ठीक तो हो? उसकी आवाज अब फुसफुसाहट जैसी मखमली और गहरी हो गई थी। तन्मय ने कहा, मुझे नहीं पता, ये जगह, तुम, ये सब क्या है अनन्या? तुम उस यक्षिणी से इतना डरती क्यों हो? उसका गला सूख रहा था। तन्मय की बात सुन अनन्या की आंखों में एक अजीब सा दर्द तैर गया। वो तन्मय के थोड़ा और करीब खिसक आई, इतनी करीब कि तन्मय उसकी ठंडी सांसें अपने चेहरे पर महसूस कर सकता था। फिर उसने धीरे से कहा, क्योंकि वो मुझसे वो छीनना चाहती है जो मेरा है। तन्मय को लगा जैसे समय रुक सा गया है। बाहर मौत घूम रही थी, लेकिन अंदर इस बंद कमरे में एक अजीब सी कशिश थी। उसका डर अनन्या के प्रति आकर्षण में बदल रहा था। तभी खिड़की के कांच पर जैसे किसी ने जोर से कुछ मारा और वो कांच बस टूटते टूटते बचा। कांच की आवाज से वो दोनों चौंक गए। तन्मय खड़ा हुआ और अपनी टॉर्च खिड़की की ओर घुमाई। कौन है? तभी उस कांच पर पत्थरों की बारिश सी होने लगी और उस खिड़की का कांच जैसे कांप उठा। अनन्या चिल्लाई, खिड़की के पास मत जाना। लेकिन तन्मय की जिज्ञासा उसके डर पर हावी हो गई। वो खिड़की के पास गया और उसने बाहर की तरफ झांक कर देखा। बाहर हवेली के चारों ओर जो विशाल पीपल के पेड़ थे, उनकी डालियां अजीब तरह से हिल रही थीं और उन डालियों पर वो नजारा देख तन्मय की आंखें फटी की फटी रह गईं। उन पेड़ों पर दर्जनों छोटे छोटे साए लटके हुए थे। देखने में वो बिल्कुल इंसानों के बच्चों जैसे लग रहे थे, लेकिन उनके हाथ पैर अजीब तरह से मुड़े हुए थे। वो सब उन पेड़ों पर उल्टे लटके हुए हंस रहे थे। एक अजीब सी तीखी चुभने वाली हंसी जो कानों में सुई की तरह चुभ रही थी। तभी अनन्या की आवाज तन्मय के पीछे से आई, मुंजिया, ये वो ब्राह्मण लड़के हैं जो जनेऊ के बाद और शादी से पहले मर गए थे। ये अतृप्त हैं, शरारती हैं और बहुत खतरनाक भी। अचानक उनमें से एक मुंजिया ने पेड़ से छलांग लगाई और सीधे खिड़की के कांच पर आ चिपका। उसका चेहरा तन्मय के चेहरे से बस इंच भर दूर था। उस जीव की आंखें नहीं थीं, उनकी जगह सिर्फ 2 गहरे काले गड्ढे थे और उसका मुंह कान तक फटा हुआ था। उसने कांच पर अपने नुकीले नाखून गड़ाए। तन्मय चीखते हुए पीछे हटा। उसका पैर पीछे रखे हुए एक पुराने ट्रंक से टकराया और वो लड़खड़ा कर एक दीवार पर टंगी बड़ी सी पेंटिंग से जा टकराया, जिससे उस पेंटिंग पर पड़ा वो धूल भरा पर्दा सरक कर नीचे गिर गया। तन्मय खुद को संभालते हुए उठा। उसकी सांसें तेजी से चल रही थीं। मुंजिया अभी भी खिड़की पर खुरच रहा था, लेकिन तन्मय का ध्यान अब उस पेंटिंग पर था जो अभी अभी सामने आई थी। अनन्या ने एक गहरी सांस ली, जैसे वो नहीं चाहती थी कि तन्मय उस पेंटिंग को देखे। तन्मय ने अपनी टॉर्च की रोशनी उस पेंटिंग पर डाली। वो एक काफी पुरानी ऑनेल पेंटिंग थी, शायद 1920 या 30 के दशक की। पेंटिंग में एक कपल खड़ा था। तन्मय की नजर सबसे पहले उस औरत पर गई। उसने काफी वजनदार गहने और सुर्ख लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी। वो औरत बिल्कुल अनन्या जैसी दिख रही थी। हूबहू उसी के जैसी आंखें, एक जैसी नाक और उसी के जैसी रहस्यमयी मुस्कान। तन्मय ने अविश्वास से अनन्या की ओर देखते हुए कहा, ये औरत तो बिल्कुल तुम्हारे जैसी है। फिर उसकी नजर पेंटिंग में खड़े उस आदमी पर गई। देखने में उसका चेहरा काफी सख्त और क्रूर मालूम होता था। उसकी मूंछें काफी घनी थीं और आंखों में एक अजीब सा बहसीपन था।
उसने अपने एक हाथ में तलवार पकड़ रखी थी और दूसरा हाथ उस औरत के कंधे पर ऐसे रखा हुआ था जैसे उसे जकड़ रहा हो, प्यार से नहीं बल्कि अधिकार से। तन्मय ने उस डरावने आदमी की ओर इशारा करते हुए पूछा, ये कौन है? ये सुन अनन्या का चेहरा पीला पड़ गया। वो कांपते हुए बोली, ये ठाकुर प्रताप सिंह है, इस हवेली का मालिक और मेरा हत्यारा। तन्मय सन्न रह गया। तुम्हारा हत्यारा? मतलब तुम? अनन्या ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि सदियों पुरानी थकान थी। उसने कहा, मैं अनन्या नहीं हूं, मेरा नाम रत्नावती है और ये आदमी मरने के बाद भी अपनी चीजों को नहीं छोड़ता है। तभी अचानक उस कमरे का दरवाजा, जिसे अनन्या ने कुंडी लगाकर बंद किया था, धीरे धीरे अपने आप खुलने लगा। फिर दरवाजे के उस पार अंधेरे में एक भारी और रूह कंपा देने वाली आवाज गूंज उठी, रत्नावती, हमारे मेहमान को हमसे नहीं मिलवाओगी? तन्मय ने मुड़कर देखा तो दरवाजे पर एक बिना सिर का साया खड़ा था, जिसके हाथ में एक जलती हुई मशाल थी और उसके सीने पर दो जलती हुई आंखें उगी थीं। तभी उस सिरकटे साये ने तन्मय पर उस तलवार से एक जोरदार वार किया। डर से तन्मय ने अपनी आंखें मींच लीं। मौत का एक ठंडा एहसास उसकी गर्दन को छू रहा था, लेकिन गर्दन कटने का दर्द नहीं हुआ। उसके उलट वहां एक जोरदार धमाका हुआ, जैसे लोहे से लोहा टकराया हो। तन्मय ने जब अपनी कांपती हुई पलकों को खोला तो देखा कि अनन्या उसके और उस बिना सिर वाले साये के बीच खड़ी थी, लेकिन उसने तलवार को हाथ से नहीं रोका था, बल्कि फर्श की लकड़ी को फाड़कर रात रानी की मोटी मोटी जड़ें बाहर निकल आई थीं और उन्होंने उस साये के हाथ और तलवार को जकड़ लिया था। तभी उसने चीखते हुए कहा, रुक जाओ शेरा, ये वो नहीं है, इसका खून उस गद्दार के खून से मेल नहीं खाता। अनन्या की आवाज में एक अजीब सी गूंज थी, जैसे कई लोग एक साथ बोल रहे हों। शेरा का धड़ तड़प उठा। उसके सीने में उगी वो जलती हुई आंखें सिकुड़ गईं और उसके पेट से एक भयानक गुर्राती हुई आवाज आई, खून खून होता है मालकिन, और ठाकुर साहब को एक नया जिस्म चाहिए, चाहे वो किसी का भी हो। अनन्या पीछे मुड़े बिना ही चिल्लाई, भागो तन्मय, ये जड़ें उसे ज्यादा देर तक रोक नहीं पाएंगी। तन्मय के पैरों में जैसे जान लौट आई। वो उस गलियारे में अंधी दौड़ लगाने लगा। उसके पीछे से लकड़ियों के फर्श के टूटने और शेरा के दहाड़ने की आवाज आ रही थी। तभी अनन्या ने उसका हाथ पकड़ा और उसे एक पुराने दीमक लगे दरवाजे के भीतर खींच लिया। शायद वो उस हवेली का स्टोर रूम था, जहां चारों तरफ बस पुराने संदूकों और टूटे हुए फर्नीचरों का ढेर सा लगा था। अनन्या ने दरवाजा बंद किया और अपनी हथेली काटकर खून की कुछ बूंदें दरवाजे की चौखट पर छिड़क दी। तभी उस दरवाजे पर बाहर से किसी चीज के टकराने की आवाजें आने लगीं, लेकिन कोई भीतर ना आ सका। अचानक तन्मय वहां रखे एक पुराने संदूक पर गिर पड़ा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। पसीने और धूल में सना उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। उसने हांफते हुए कहा, ये सब क्या है? उसने कहा, ठाकुर को नया जिस्म चाहिए और तुम कह रही थी कि मैं वो नहीं हूं। आखिर वो मुझे मारना क्यों चाहते हैं? अनन्या धीरे धीरे उसके पास आई। उसकी आंखों का लाल रंग अब वापस गहरा काला हो चुका था, लेकिन उनमें एक अजीब सी उदासी थी। तभी अनन्या ने एक ठंडी आवाज में कहा, तुम्हारी गलती बस इतनी है तन्मय कि तुम जिंदा हो। तन्मय ने चौंकते हुए पूछा, मतलब? तब अनन्या ने बताया, ठाकुर प्रताप सिंह वो अब ब्रह्म राक्षस बन चुका है। उसकी आवाज कांप रही थी। उसने आगे कहा, वो अब इस हवेली की दीवारों में कैद है और अब उसे मुक्त होने के लिए एक इंसानी शरीर चाहिए। एक ऐसा इंसान जो अपनी मर्जी से इस हवेली में आए, लेकिन जिसका यहां से कोई पुराना नाता ना हो। एक कोरे कागज जैसा इंसान जिस पर वो अपनी काली आत्मा लिख सके। उसकी बात सुन तन्मय को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके पेट में घूंसा मार दिया हो। वो हकलाते हुए बोला, तो क्या मैं उसका शिकार हूं? अनन्या ने तन्मय के चेहरे को गौर से देखा। इस बार उसकी नजरों में एक यक्षिणी की भूख नहीं, बल्कि एक औरत की दया थी। उसने सिर हिलाते हुए कहा, हां, तुम एक आर्किटेक्ट हो जो अपना काम करने यहां आया था, और तुम्हारी बदकिस्मती यही है कि तुम उसके लिए एक परफेक्ट शिकार हो। तुम्हारा इस हवेली से दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं है, और ऊपर से तुम्हारा दिल भी कमजोर है। और यही ठाकुर को चाहिए, एक ऐसा शरीर जिस पर वो आसानी से कब्जा कर सके। तन्मय ने अपना सिर पकड़ लिया।
उसके लिए यह सुनना कि वो सिर्फ एक शिकार है ज्यादा डरावना था। उसने कहा, तो क्या मैं यहां मरने के लिए आया हूं? तभी अनन्या ने अपने ठंडे हाथ तन्मय के गालों पर रखे। उसकी छुअन में एक अजीब सी सिहरन थी, लेकिन सुकून भी था। वो फुसफुसाई, नहीं, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। तन्मय ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, क्यों? आखिर लगता क्या हूं मैं तुम्हारा? तन्मय की बात सुन अनन्या की आंखों में नमी आ गई। उसने कहा, क्योंकि पिछले 100 सालों में तुम पहले ऐसे मर्द हो जिसने मुझे डायन या रखेल की नजर से नहीं देखा। जब तुम गिरे थे तो तुमने पहले मुझे बचाने की कोशिश की थी। ये मासूमियत और ये इंसानियत इस हवेली में बची आखिरी पवित्र चीज है, और मेरा दिल जो धड़कता भी नहीं है वो इसे खोना नहीं चाहता। अनन्या की बात सुन तन्मय का डर एक पल के लिए जैसे पिघल गया। उस डरावनी रात में एक आत्मा और एक इंसान के बीच एक अजीब सा रिश्ता बन रहा था, लेकिन यह पल ज्यादा देर टिक न सका। अचानक कमरे की छत से धूल का एक गुब्बार नीचे फर्श पर गिरने लगा, और जिस संदूक पर तन्मय बैठा था वो तेजी से हिलने लगा। फिर कमरे के कोने में रखे एक पुराने ग्रामोफोन से अपने आप ही चरचराहट की आवाज आने लगी, और फिर एक भारी रौबदार मर्दाना आवाज गूंजी, रत्नावती, तुम हमारे मेहमान को हमसे छिपा रही हो? वो आवाज सुन जैसे अनन्या का चेहरा खौफ से पथरा गया। ठाकुर, लगता है उसे पता चल गया कि हम कहां हैं। तभी ग्रामोफोन से आती हुई उस आवाज ने तन्मय का नाम लेते हुए कहा, तन्मय बाबू, बाहर आओ। हम तुम्हें वो देंगे जो तुम सपनों में भी नहीं सोच सकते। बस एक बार अपनी मर्जी से हां कह दो। अनन्या चिल्लाई, उसकी बात मत सुनना। वो निषेधाज्ञा का इस्तेमाल कर रहा है। वो तुम्हें उसके जरिए सम्मोहित करना चाहता है। लेकिन तन्मय को ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे उसके पैर अपने आप ही दरवाजे की तरफ बढ़ रहे हों। उसकी इच्छा शक्ति जवाब दे रही थी। उस आवाज में एक ऐसा खिंचाव था जिसे नकारना मुश्किल था। अनन्या ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन एक अदृश्य शक्ति ने उसे दूर फेंक दिया और वो एक दीवार से जा टकराई। तन्मय का हाथ अब दरवाजे की कुंडी पर था। तभी उस आवाज ने जैसे उसे हुक्म दिया, खोलो। तन्मय ने कुंडी खोली और दरवाजा पीछे धकेल दिया। सामने गलियारा बिल्कुल खाली था, लेकिन फर्श पर खून से सने हुए पैरों के निशान थे जो सीधे उस हवेली के तहखाने की सीढ़ियों की तरफ जा रहे थे। और उन सीढ़ियों के नीचे से, अंधेरे में से, तन्मय की अपनी ही आवाज आ रही थी, मुझे बचाओ तन्मय, मैं यहां नीचे हूं। वो आवाज सुन तन्मय की आंखों की पुतलियां फैल गईं। वो अपनी ही आवाज का पीछा करते हुए तहखाने की ओर चल पड़ा, जैसे वो कोई कठपुतली हो। वो सीढ़ियां अंधेरे में नीचे की ओर जा रही थीं। तन्मय के कदम धीरे धीरे उन सीढ़ियों पर आगे बढ़ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके दिमाग का उसके शरीर पर काबू ही न रह गया हो। उसके कानों में बस एक ही आवाज गूंज रही थी, उसकी अपनी ही आवाज, बस थोड़ा और नीचे, मैं यहीं फंसा हुआ हूं। तन्मय, मुझे बाहर निकालो। जैसे जैसे वो उन सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था, वैसे वैसे हवा में ठंडक बढ़ती जा रही थी। ऊपर हवेली में रात रानी की मीठी महक थी, लेकिन यहां नीचे, यहां अजीब सी बदबू फैली थी। सड़े हुए मांस, नमी और जमे हुए खून की एक ऐसी मिचली पैदा करने वाली गंध जो तन्मय के नथुनों को जैसे जला रही थी। तभी पीछे से उसे अनन्या की चीख सुनाई दी, रुक जाओ तन्मय। वो उस तहखाने के दरवाजे पर खड़ी थी, लेकिन भीतर नहीं आ पा रही थी, क्योंकि उस दरवाजे की चौखट पर जमीन में राख और हड्डियों के चूरे से एक लकीर खींची गई थी, जो शायद एक तांत्रिक सुरक्षा घेरा था, और उस घेरे को यक्षिणी जैसी आत्माओं को रोकने के लिए बनाया गया था। अनन्या ने उस घेरे को पार करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसका पैर हवा में आगे बढ़ा, एक अदृश्य दीवार से टकराकर बिजली की चिंगारियां निकली और वो चीख कर पीछे गिर पड़ी। उसकी त्वचा जल उठी। उसने रोते हुए कहा, रुक जाओ, वो निश्चिडाक है, वो तुम्हें तुम्हारे ही वहम में फंसा रही है। लेकिन तन्मय ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। सम्मोहन इतना गहरा था कि उसे अनन्या की चीखें किसी दूर देश के शोर जैसी लग रही थीं। वो आखिरी सीढ़ी उतरा और तहखाने के फर्श पर अपने कदम रखे। वहां चारों ओर भयानक अंधेरा पसरा था, लेकिन तभी छत से लटकी हुई एक पुरानी जंग लगी लालटेन अपने आप जल उठी। अब उसकी धीमी पीली रोशनी ने जो दिखाया, उसे देखकर किसी भी इंसान के दिल की धड़कन बंद हो सकती थी। वो तहखाना किसी पुराने यातना गृह जैसा लग रहा था। उसकी दीवारों पर लोहे की जंजीरें लटकी हुई थीं
और फर्श पर दर्जनों जानवरों और इंसानों के कंकाल बिखरे पड़े थे। लेकिन तन्मय की नजर उन पर नहीं थी। उसकी नजर कमरे के ठीक बीचों बीच रखे एक बड़े से आदम कद दर्पण पर थी। उस दर्पण का कांच बहुत पुराना था और जगह जगह से काला पड़ चुका था, और उस दर्पण में तन्मय खड़ा था। लेकिन दर्पण वाले तन्मय के चेहरे पर एक क्रूर और डरावनी मुस्कान थी। उसकी आंखों में पुतलियां नहीं थी, उनकी जगह सिर्फ सफेद पत्थर जैसी शून्यता थी। तभी उस दर्पण वाले तन्मय ने कहा, आ गए तुम। मैं कब से इस ठंडे कांच के पीछे तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मुझे ठंड लग रही है तन्मय, मुझे तुम्हारा गर्म शरीर चाहिए। उसके होंठ नहीं हिले, लेकिन वो आवाज सीधे तन्मय के दिमाग में गूंज उठी। बाहर खड़ा असली तन्मय कांपने लगा। वो अब उस तहखाने से बाहर निकलना चाहता था। उसे अपने हाथ पैर सुन्न पड़ते हुए लग रहे थे, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसकी नसों से उसका खून निचोड़ रही हो। उसने हकलाते हुए पूछा, तुम कौन हो? इस पर उस दर्पण वाले तन्मय ने जवाब दिया, मैं तुम्हारा भविष्य हूं। मैं वो हूं जो तुम बनने वाले हो, एक खाली बर्तन जिसे भरने के लिए हमारे मालिक आ रहे हैं। तभी अचानक उस दर्पण के भीतर वाले तन्मय ने अपना हाथ कांच की सतह पर रखा और उसका हाथ कांच से बाहर निकल आया। फिर देखते ही देखते उस पीले सड़े गले से हाथ ने तन्मय की गर्दन पकड़ ली। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि तन्मय का दम घुटने लगा। वो पीछे हटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो हाथ उसे दर्पण के भीतर खींच रहा था। तभी तन्मय के गले से एक घुटी हुई सी चीख निकली, अनन्या! ऊपर सीढ़ियों पर खड़ी अनन्या ये सब देख रही थी। उसे पता था कि अगर तन्मय उस दर्पण के भीतर चला गया तो ठाकुर प्रताप सिंह तन्मय के शरीर में प्रवेश कर जाएगा और फिर उसे कोई नहीं रोक पाएगा। अचानक अनन्या की आंखों में एक अजीब सा जुनून आ गया। वो चिल्लाई, नहीं, मैं उसे तुम्हें नहीं ले जाने दूंगी। तभी उसने वहीं फर्श पर पड़ी एक नुकीली हड्डी उठाई और उस हड्डी को अपनी ही कलाई पर दे मारा। उसकी कलाई से काली गाढ़ी खून की बूंदें निकलकर फर्श पर टपकने लगी। फिर उसने अपने खून को मुट्ठी में भरा और पूरी ताकत से उस राख से बनी लकीर पर फेंक दिया। जैसे ही यक्षिणी का शापित खून उस राख से मिला, एक भयानक धमाका हुआ और वो सुरक्षा घेरा टूट गया। सुरक्षा घेरा टूटते ही अनन्या हवा में तैरती हुई बिजली की तेजी से उन सीढ़ियों से नीचे की ओर झपटी। नीचे तन्मय का आधा शरीर उस दर्पण के अंदर समा चुका था। उसका चेहरा धीरे धीरे कांच में धंस रहा था। उसे दर्पण के उस पार एक और दुनिया दिख रही थी, एक जलता हुआ शमशान जहां एक विशालकाय काला साया बैठा उसका इंतजार कर रहा था। अनन्या ने दर्पण के पास पहुंचकर अपनी पूरी ताकत से एक चीख मारी, छोड़ो उसे। यह कोई आम चीख नहीं थी, यह यक्षिणी का नाद था जिससे इंसान के कान के पर्दे तक फट सकते थे। दर्पण वाला साया उस चीख को बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसकी पकड़ ढीली पड़ गई। तन्मय झटके से पीछे गिरा और फर्श पर लुढ़क गया। वो जोर जोर से खांस रहा था। तभी अनन्या तन्मय और दर्पण के बीच ढाल बनकर खड़ी हो गई। उसके बाल सांपों की तरह हवा में लहरा रहे थे। उसने दर्पण की ओर हाथ करके कोई मंत्र पढ़ा और बोली, वापस जाओ अपनी दुनिया में। तभी वो दर्पण वाला साया गुस्से से बिलबिलाकर चीखा, रत्नावती, तूने फिर गद्दारी की। आज न तू बचेगी न तेरा ये इंसानी खिलौना। अचानक उस दर्पण का कांच टूट गया, लेकिन कांच के वो टुकड़े जमीन पर नहीं गिरे। वो हजारों नुकीले कांच के टुकड़े हवा में एक बवंडर की तरह घूम रहे थे। तभी वहां ठाकुर की आवाज गूंजी, अगर मुझे इसका शरीर नहीं मिला तो इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तभी लपक कर अनन्या ने तन्मय को जमीन पर दबा लिया और अपने शरीर से उसे ढकते हुए चिल्लाई, अपनी आंखें बंद करो तन्मय। तभी हवा में तैरते हुए वो कांच के हजारों टुकड़े एक साथ उन दोनों की ओर बढ़े। तन्मय ने डर के मारे अपनी आंखें मूंद ली और एक चीख उसके मुंह से निकलते निकलते रह गई। लेकिन जब उसने डरते हुए अपनी आंखें खोली तो देखा कि अनन्या ने अपने शरीर से उसे पूरी तरह से ढक रखा था। उसकी पीठ पर कांच के वो सैकड़ों टुकड़े धंसे हुए थे। उसका पूरा शरीर छलनी हो चुका था। उसके शरीर से काले खून की धाराएं निकलकर तन्मय के चेहरे पर टपक रही थीं। उसने तन्मय की तरफ आ रहे उस सारे नुकीले कांच के टुकड़े अपने ऊपर ले लिए थे। ये देख तन्मय ने रूंधे हुए गले से कहा, अनन्या। अनन्या ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसके मुंह से खून निकल आया और वो लड़खड़ाते हुए तन्मय के ऊपर गिर पड़ी। फिर उसने दर्द से तड़पते हुए धीरे से कहा,
भागो तन्मय, ऊपर जाओ, छत पर सूरज उगने वाला है। धूप ही तुम्हें बचा सकती है। लेकिन इससे पहले कि तन्मय हिल पाता, उस टूटे हुए दर्पण के फ्रेम से काला धुआं निकलने लगा और वो धुआं धीरे धीरे एक आकार ले रहा था। एक बिना चेहरे वाला लगभग 8 फीट लंबा दानव, जिसके हाथ घुटनों तक लंबे थे। बरसों से उस हवेली में कैद वो ब्रह्म राक्षस अब आजाद हो चुका था और अब उसके और तन्मय के बीच कोई नहीं था, सिवाय एक घायल यक्षिणी के, जिसकी सांसें भी अब उखड़ रही थीं। तभी अनन्या की चीख तहखाने की दीवारों से टकराकर गूंज उठी। भागो तन्मय, और पीछे मुड़कर मत देखना। तन्मय के कदम रुकना चाहते थे। वो अनन्या को वहां मरता हुआ नहीं छोड़ना चाहता था, लेकिन सामने खड़ा वो ब्रह्म राक्षस अब पूरी तरह से अपना आकार ले चुका था। उसका शरीर काले धुएं और सड़े हुए मांस का बना था और जहां उसका चेहरा होना चाहिए था, वहां सिर्फ अंधेरा था। तभी उस राक्षस ने अपना लंबा हाथ आगे बढ़ाया और अनन्या का गला पकड़कर उसे हवा में उठाते हुए दहाड़ा। तुझे तो बाद में देखूंगा रत्नावती, पहले मैं अपना नया लिबास तो ओढ़ लूं। उस राक्षस की आवाज में जैसे किसी धातु के घिसने जैसी खनक थी। तन्मय ने अपनी एड़ियां जमीन में गड़ाईं और सीढ़ियों की तरफ भागा। उसकी सांसें जैसे आरी की तरह उसके गले को काट रही थीं। जैसे ही वो उस तहखाने से बाहर निकला, उसने देखा कि हवेली अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसकी दीवारें अब पत्थर की नहीं, बल्कि धड़कते हुए मांस की लग रही थीं। जो पेंटिंग्स दीवारों पर टंगी थीं, उनके पात्र अब हिल रहे थे, रो रहे थे, चीख रहे थे और अपने कैनवास से हाथ बाहर निकालकर तन्मय को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। उसके पीछे से उस राक्षस के आने की आवाज आ रही थी। वो चल नहीं रहा था, वो हवा में तैरता हुआ आ रहा था और उसके गुजरने से हवेली की दीवारें काली पड़ती जा रही थीं। तन्मय तब तक हवेली की पहली मंजिल की सीढ़ियों पर चढ़ चुका था। वो खुद को समझाते हुए बुदबुदा रहा था, छत, बस किसी तरह छत तक पहुंचना है, वहीं पर धूप मिलेगी। लेकिन वो सीढ़ियां तो जैसे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थीं, जैसे वो सीढ़ियां ना हो, कोई भ्रमजाल हो। जितनी तेजी से वो ऊपर चढ़ता, गलियारा उतना ही लंबा होता जाता। कुछ ही देर में तन्मय को चक्कर सा आने लगा। उसे ऐसा लगा कि वो बस एक ही जगह पर दौड़ रहा है। तभी एक आवाज ठीक उसके कान के पास से आई, थक गए क्या तन्मय बाबू? वो आवाज सुन तन्मय ने झटके से साइड में छलांग लगाई और रेलिंग के पास जा गिरा। जब वो थोड़ा संभला तो उसने देखा कि वो बिना सिर वाला साया शेरा हवा में लटका हुआ था। तभी उसकी तलवार तन्मय के पैरों की ओर लपकी। तलवार अपनी ओर आती देख तन्मय ने अपनी बची खुची ताकत से लात मारी और शेरा की तलवार उसके जूते की एड़ी को काटती हुई निकल गई। वो फिर उठा। इस बार उसने सीढ़ियों की तरफ नहीं देखा, बल्कि उसने अपनी आंखें बंद कर ली और बुदबुदाया, नहीं, ये सच नहीं है, ये सब दिमाग का खेल है, मैं ऊपर जा रहा हूं। फिर उसने आंखें बंद कर दौड़ लगाई। उसे अपने कपड़ों के फटने और खरोंच लगने का भी एहसास हुआ, लेकिन वो रुका नहीं। अचानक ठंडी हवा का एक झोंका उसके चेहरे को छू गया। उसने आंखें खोली तो वो उस हवेली की सबसे ऊपर वाली मंजिल पर था। उसके सामने छत का वो भारी लोहे का दरवाजा मौजूद था और उस दरवाजे के नीचे से रोशनी की एक पतली सी लकीर आ रही थी। ये देख उसके चेहरे पर उम्मीद की एक मुस्कान आ गई। सूरज! वो उस दरवाजे पर जैसे टूट पड़ा, लेकिन वो उसे खोल ना सका, क्योंकि उस दरवाजे की कुंडी बुरी तरह से जाम थी। पीछे सीढ़ियों पर अंधेरा गहराता जा रहा था। वो काला धुआं भी अब आखिरी सीढ़ी तक पहुंच चुका था और उस धुएं के बीच से 2 लाल अंगारों जैसी आंखें चमक रही थीं। तभी वो राक्षस हंसा। खोलने की कोशिश करो, लेकिन बाहर वो नहीं है जिसकी तुम्हें उम्मीद है। तन्मय ने उस राक्षस की बात अनसुनी कर दी। उसने वहां आसपास देखा तो उसे एक पुराना लोहे का रॉड कोने में पड़ा दिख गया। उसने उसे उठाया और पूरी ताकत से कुंडी पर मारा। तभी वो जंग लगा ताला टूट गया। तन्मय ने उसे कंधे से धक्का दिया तो वो दरवाजा बाहर की ओर खुल गया और वो लुढ़कता हुआ छत पर जा गिरा। फिर वो हांफते हुए पलटा। उसे उम्मीद थी कि सुबह की पहली किरण उस राक्षस को जलाकर खाक कर देगी, लेकिन अगले ही पल उसकी मुस्कान जैसे उसके चेहरे पर ही जम गई। उसने देखा कि हवेली के चारों तरफ अब भी अंधियारा छाया हुआ था। आसमान में सूरज की जगह एक अजीब सा गहरे लाल रंग का चांद चमक रहा था और पूरा चंदनगढ़ एक गाढ़े बैंगनी कोहरे में लिपटा हुआ था। ये देख तन्मय बड़बड़ाया, ये कैसे हो सकता है?
घड़ी में तो सुबह के 6 बज चुके हैं। तभी छत के दरवाजे से वो काला धुआं बाहर निकला और धीरे धीरे एक ठोस आकृति में बदलने लगा। फिर कुछ ही पलों में ठाकुर प्रताप सिंह का ब्रह्म राक्षस रूप तन्मय के सामने खड़ा था और लाल चांद की रोशनी में वो और भी ज्यादा भयानक लग रहा था। वो तन्मय पर हंसते हुए बोला, बेचारी रत्नावती, लगता है उसने तुम्हें ये नहीं बताया कि इस हवेली का अपना समय है। यहां तब तक सुबह नहीं होती जब तक मैं ना चाहूं। तन्मय डर के मारे पीछे खिसका। उसकी पीठ छत की मुंडेर से जा टकराई। उसने देखा कि नीचे सैकड़ों फीट गहरी खाई थी। ये देख उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसे अब अपने चारों तरफ बस मौत ही नजर आ रही थी। तभी उस राक्षस ने अपना दायां हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, अब तुम्हारा खेल खत्म। तन्मय, चलो अब जल्दी से अपना शरीर मुझे दे दो। तन्मय ने नीचे खाई की ओर देखा। वहां भयानक अंधेरा पसरा था, लेकिन तभी उसे वहां कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। वो एक बावड़ी थी जो हवेली के ठीक नीचे उन पुराने पीपल के पेड़ों के बीच मौजूद थी। उसके पानी में लाल चांद की परछाई की जगह एक सफेद रोशनी चमक रही थी। तभी उस राक्षस ने तन्मय पर एक तेज झपट्टा मारा। तन्मय के पास अब सोचने का वक्त नहीं था। उसने किसी तरह राक्षस के हाथ को चकमा दिया और छत की मुंडेर पर चढ़कर नीचे छलांग लगा दी। वो तेजी से नीचे गिर रहा था, सीधे उस चमकती हुई बावड़ी की ओर। हवा उसके कानों में जैसे सीटी बजा रही थी। जल्द ही इस कहानी का अगला भाग भी आने वाला है, इसलिए कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और कहानी में आखिर तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।